ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, मदद कोई ना हो जब करता, आ तारे बुढ़ापे में। लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 4, माता की गोद व पेट का जमाना। पेट का जमाना यानी माँ के पेट में जब बालक रहा वो समय, गर्भावस्था का समय, जब वो माँ के पेट में था, जिसकी कुंडली है वो चौथा घर। और माता की गोद, जब वो गोद में रहेगा तो वो माता की गोद भी खाना नंबर 4 है। और चौथे घर के ग्रह रात को जागते हैं, क्योंकि सूरज चौथे घर में आधी रात को आता है। लगन में सूरज आता है सुबह, मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय हो रहा हो उस समय। और दोपहर में आता है, जब सूरज दोपहर का समय होता है, उस समय खाना नंबर 10 में होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य खाना नंबर 7 में होता है और आधी रात को खाना नंबर 4 में होता है। तो चौथे घर के ग्रह रात को जागते हैं। जैसे जैसे शाम होने के बाद रात होती जाती है, अगर कुंडली में चौथा घर में कोई ग्रह है तो वो उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा फल देने के लिए। या जागे मुसीबत में, इंसान जब मुसीबत में होगा तो चौथे घर के ग्रह उस इंसान को मुसीबत से निकालने वाले होते हैं। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता हो, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो। चौथे घर में जो भी ग्रह आएंगे उसकी तासीर चंद्रमा की होगी, चंद्रमा का असर उस पर मिल जाएगा और उस ग्रह की जो भी फल होगा वो वहां चला जाएगा जहां कुंडली में शनि बैठा हो। चौथे घर को ध्यान से पढ़ना होता है। चौथे घर के ग्रह का तासीर चंद्रमा का होता है और असर जहां भी कुंडली में शनि बैठा हो उस घर में जाता है। शनि पर नहीं जाता, उस घर में जाता है। यहाँ लिखा है असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो। शनि जिस घर में बैठा हो उस घर में असर जाएगा। खाली होते घर चौथा मंदिर, मंदिर मतलब खाना नंबर 2, और खाली होते घर चौथा यानी चौथा घर और दूसरा घर यदि कुंडली में खाली है तो आखिर उम्र तक उन्नति होती है। खाली होते घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो, यानी कुंडली का दूसरा चौथा घर खाली रहना अच्छा ही होता है। चंद्र का फल घर दे चंदर, बैठा चंदर ख्वा नष्टि हो। चंद्रमा यदि कुंडली में खराब हो गया हो तो भी चंद्रमा का फल चौथा घर खुद दे देगा। चंद्रमा कुंडली के मुट्ठी के घर से बाहर बैठा हो और खराब हो गया हो, फिर भी चौथे घर का फल नेक ही होगा, अच्छा ही होगा। पाप बैठा घर चंद्र माता, पाप का मतलब राहु और केतु। राहु और केतु अगर कुंडली के चौथे घर में बैठ जाए, कुंडली धर्मी हो जाती है। और चौथे घर में बैठकर ये ग्रह पाप न करने की कसम उठाते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। चौथे घर में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो कुंडली में बुध और शनि कहीं भी बैठे हों अच्छे हो जाते हैं। 8 तीजा 6 टेबे मंदा, मौत बहाना चौथा हो। चौथे घर में अगर पाप ग्रह बैठा हो उस समय अगर 8वां, तीसरा या छठा घर मंदा हो, खराब हो, तो चौथे घर का ग्रह मौत का बहाना बनते हैं।
बुध और शनि कब अच्छा हो जाते हैं, वो लाइन एक बार दोहरा दीजिए। चौथे घर में राहु या केतु आ जाए, है ना, और चंद्रमा अगर अच्छा हो, यहाँ लाइन लिखी नहीं है, चंद्रमा अच्छा हो तो बुध और शनि अच्छे फल देते हैं। बुध और शनि ही हमारे कारोबार नौकरी के लिए जवाबदार हैं। ठीक है, तो अगर राहु या केतु खाना नंबर 4 में हो और कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है तो चंद्रमा के उपाय करो, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो चौथे घर के ग्रह अच्छे फल देने लगेंगे, अच्छे हो जाएंगे। और चौथे घर में अगर राहु केतु है, वो अच्छा हो गया तो बुध और शनि स्वाभाविक ही अच्छे हो जाएंगे। नियम यह है कि चौथे घर में अगर राहु और केतु बैठे हों, है ना, और शरारत न कर रहे हों तो बुध और शनि कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राहु और केतु कोई भी अगर चौथे घर में बैठ गया तो वो ग्रह शांत हो जाता है। माँ की गोद में बच्चा शांत रहता है, वैसे शांत हो जाता है। तो राहु और केतु पाप ग्रह हैं, शरारत करने वाले ग्रह हैं, तो शरारत नहीं करते तो कुंडली वाले का जीवन अच्छा ही बीतता है, शांति से बीतता है। लेकिन खराबी भी हो सकती है राहु या केतु के बिल्कुल शांत हो जाने से। राहु और केतु ही इंसान को होशियार बनाते हैं, चालाक बनाते हैं, धन कमाने के तरीके समझाते हैं। पर अगर राहु केतु शांत हो जाएंगे तो व्यक्ति चालाक नहीं होगा, भोला होगा, धर्मात्मा होगा। और भोले और धर्मात्मा टाइप के लोग धन अर्जित नहीं कर पाते। धन अर्जित करने के लिए इस संसार में चालाक होना बहुत जरूरी है। तो चौथे घर में जब चंद्रमा अच्छा हो तो, अगर चंद्रमा खराब हो गया, है ना, हाँ, तो हो सकता है बुध शनि के बुरे फल मिलने लग जाए। पर राहु या केतु के चौथे घर में आने से, पाप ग्रह के आने से बुध और शनि अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तख्त पावे जब चौथा टेवे राहु मंदा खुद होता हो। चौथे घर का ग्रह जिस साल वर्षफल में लगन में आएगा, पहले तो चौथा साल ही आएगा, चौथे साल का ग्रह चौथे साल आता ही है लगन में, और फिर वर्षफल में जब जब भी चौथे घर का ग्रह लगन में आएगा, राहु जन्म कुंडली में बुरा फल देगा और वर्षफल में भी बुरा फल देगा। लेकिन यदि चंद्रमा मुट्ठी के घर में या 8वें 11वें में बैठा होगा और चौथे घर में कोई अकेला ग्रह बैठ गया तो उस साल राहु मंदा फल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तख्त पावे जब चौथा टेवे राहु मंदा खुद होता हो। मुट्ठी चंदर 8 11 बैठे, मुट्ठी मतलब खाना नंबर 1 7 4 10। मुट्ठी का मतलब खाना नंबर 1 7 4 और 10, या 8वें या 11वें घर में बैठा है और कोई एक ग्रह चौथे घर में आकर बैठा, कोई भी ग्रह बैठा हो, भले वो दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन मंदा नहीं होगा, खराब नहीं होगा। 4 समंदर ग्रहणों नाभि मुर्दा कोई नहीं रखता हो। चौथे घर का असर समुद्र के जैसा है। समुद्र में आप कितनी भी गंदगी फेंक दो, सारी की सारी गंदगी समुद्र किनारे की तरफ फेंक देता है। मुर्दे को पानी में तैरते हुए देखा होगा आपने, मुर्दा को कभी नहीं रखता पानी, जल नहीं रखता, अपने ऊपर उसको तैरा देता है। तो 4 समंदर ग्रह नौनाभि मुर्दा कोई नहीं रखता हो। तीनों मित्र ग्रह नर, तीनों नर ग्रह सूरज, मंगल और बृहस्पति शरण माता की पेट अंदर कुल पलता हो। यानी खाना नंबर 4 में अगर तीनों ग्रह किसी के हों, बृहस्पति, सूरज और मंगल, तीनों ग्रह एक साथ खाना नंबर 4 में हो
तो पेट अंदर कुल पलता हो। जिस दिन ये इंसान माँ के गर्भ में आएगा उस दिन से ही कुल खानदान में धन दौलत की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। पेट अंदर कुल पलता हो, पूरे कुल को पालने वाला आ जाता है। जिसके भी जन्म कुंडली में नर ग्रह खाना नंबर 4 में होगा उसने जन्म लेने से पहले से ही अपने घर में बरकत कर देनी है। आगे लिखा है चंद्र का मुट्ठी से बाहर यानी 1 7 4 10 में होना और खाना नंबर 4 खाली हो तो चंद्रमा का सब ग्रहों खुद चंद्र पर भी नेक असर होगा, भले ही चंद्रमा खुद रद्दी हो, निकम्मा हो, मंदा हो, तो भी खाना नंबर 4 की ये खासियत है। खाना नंबर 4 में कोई भी अकेला ग्रह हो और चंद्र इस वक्त बंद मुट्ठी से बाहर कहीं भी खराब हो रहा हो, भले 8वें घर में हो जहाँ नीच होता है या 11 नंबर में हो जहाँ चंद्र शून्य हो जाता है या मंदा हो जाता है, तो भी जो खाना नंबर 4 में ग्रह आएगा वह नेक असर ही देगा, चाहे वो चंद्र का दोस्त हो या दुश्मन। और 2 ग्रह बैठ जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। अच्छा, एक ग्रह के लिए? हाँ, एक ग्रह बैठा हो तब ये रूल लगेगा। भले राहु आ जाए या केतु आ जाए तो भी वो अच्छा ही फल देगा। चंद्रमा अच्छा ही फल देगा उस ग्रह के ऊपर। यह है खाना नंबर 4 जो कि इतना ही था। आगे कुंडली का खाना नंबर 5। लाल किताब 1942 क्या लिखती है वो भी पढ़कर सुना देते हैं। चौथे चंद्र को पेट माता और ठंडी रोशनी माना है आप लोगों के पास बुक? है। खोलिए पेज नंबर 20। खोल लिया? खोल दिया। चौथे चंद्र को पेट माता और ठंडी रोशनी माना है। 4 तरफ का पानी दुनिया दूध समंदर दरिया है। दिल सफर माता धरती घोड़ा तरफ शुमाली मशरिक है। चरिंदे चावल दूध पिलाते बजाजी मुर्गे आबी है। तहरीर दौलत या वक्त जवानी रंग गिना है चांदी का। अनबिध मोती घर माता का रस होता है शांति का। झुकाओ तबीयत फर्श मकानात ताल्लुक गिनते हैं मर्दों का। चक्कर संक सदफ तो पूरी निशान भी लेते हैं वह जो का। राहु केतु घर चौथे में पाप से हरदम डरते हैं। तारे खान तारे मर्जी कसम पाप की करते। घर चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में, मदद कोई ना हो जब करता आ तारे बुढ़ापे में। एक अकेला ग्रह ख्वाह कोई घर चौथे जब बैठा हो, फल बुरा ना वह कभी देवे ख्वाह चंद्र का दुश्मन हो। घर चौथा जब खुद हो खाली आखिर उम्र तक उत्तम हो, चंद्र का फल घर ही दे रे ख्वाह चंद्र खुद नष्टी हो। घर चौथे में ग्रह जो आवे तासीर चंद्र वह होता है, असर मगर इस घर में जावे शनि जहाँ की बैठा है। गुरु रवि और चंद्र टेवे कहीं भी उसके बैठे हो, फल वैसे ही घर चौथे के उस टेवे में होते हैं। 1942 में कुछ ज़्यादा ही विस्तार से बताया है। चौथे चंद्र को क्या कहा है? पेट माता, माता का पेट। ठंड माना है, रोशनी माना है, ठंडी रोशनी, गर्म रोशनी नहीं। चंद्रमा की रोशनी ठंडी होती है ना, गर्म होती है? ठंडी होती है। ठंडी रोशनी, तो ठंडी रोशनी चंद्रमा है, चौथा घर से देखा जाता है। 4 तरफ का पानी दुनिया का 4 तरफ का पानी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चौथे घर से ही प्राप्त होता है।
दूध भी चौथे घर से देखते हैं, समुद्र भी चौथे घर से देखते हैं, ठीक है। समंदर, दरिया, नदी भी। दिल, हमारा दिल है वो, सफ़र, माता, धरती, घोड़ा चौथे घर से देखते हैं ना। घर की जो ज़मीन होती है वो चौथे घर से देखी जाती है। तरफ शुमाली मशरिक है, मतलब घोड़ा सफेद घोड़ा माना जाएगा। कोई भी घोड़ा, खाना नंबर 4। सफ़ेद घोड़ा खास चंद्र की खासियत, पर घोड़ा चंद्रमा का ही है, बाकी उसमें कोई रंग आ गया तो दूसरा ग्रह उसमें मिश्रित हुआ है, पर घोड़ा होता चंद्र का ही है। जैसे काला घोड़ा शनि चंद्र का होगा, वो चंद्र ही, क्योंकि सफ़र का मालिक चंद्रमा है, खाना नंबर 4, और घोड़ा सफ़र का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। दिल, सफ़र, माता, धरती, घोड़ा, तरफ शुमाली मशरिक है, यानी कि उत्तर पूर्व का कोना घर का। और क्या है, चरिंदे, जो पैरों से चलने वाले जानवर हैं वो। चावल, दूध पिलाते, दूध देने वाले जानवर। बजाजी, बजाजी का काम, बजाजी का काम क्या होता है, बिना सिले कपड़े बेचना, ठीक है। ये सभी चौथे घर से है। आबी मतलब पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़े के काम, पानी के काम, दूध के कार्य, दूध, सब चौथा घर है। फिर है तहरीर दौलत या वक्त जमानी, लिखावट, पैसा, धन दौलत जो आएगा। तहरीर मतलब लिखावट, दौलत, और जवानी का समय। फिर रंग गिना है चांदी का, चौथे घर का रंग चांदी जैसा सफ़ेद रंग है। फिर अनविध मोती, मोती कौन सा, जिसमें छेद न किया गया हो, वो चौथा घर से है। और माँ का घर यानी नाना, नाना का घर हुआ ना, माँ का घर तो नाना का होता है। फिर इसके अलावा फूफी का घर, मासी का घर भी खाना नंबर 4, और अपने घर के अंदर शांति, अपना घर भी खाना नंबर 4। समझिए, अपना घर भी देखा जाता है खाना नंबर 4 से, माँ का घर भी देखा जाता है, और चौथा घर क्या है, मौसी और फूफी का भी है, तो उनका भी घर देखा जाता है खाना नंबर 4 से। तो रंग गिना है चांदी का। फिर अनविध मोती घर माता का रस होता है शांति का। शांति ही, और जो भी रस होते हैं जैसे फलों आदि का रस कुछ भी है, वो खाना नंबर 4 से देखा जाता है। तबीयत का झुकाव, आपकी प्राकृतिक तौर से आपकी तबीयत का झुकाव किस तरफ होता है। आपके मकान का फर्श खाना नंबर 4 है। और ताल्लुक, संबंध गिनते हैं मर्दों का, इन मर्दों से संबंध कैसे होंगे, वो खाना नंबर 4 से देखे जाते हैं। चक्कर, शंख, सदफ हो पोरी, हाथ पर चक्र, शंख और सदफ जो बने होते हैं पोरियों पे, वो सारे निशान और जौ के निशान भी खाना नंबर 4 को इंडिकेट करते हैं। ये हस्तरेखा की बात है। फिर राहु केतु घर चौथे में पाप से हरदम डरते हैं। चौथे घर में जब राहु और केतु आते हैं तो वो पाप नहीं करते। इस घर में शनि आता है ना, तो जहरीला सांप बन जाता है, और मंगल जला हुआ मंगल है, मंगलिक मंगलबद्ध हो जाता है। लेकिन राहु और केतु बुरा फल नहीं देते हैं। इसका फल मतलब ये कभी नहीं है कि राहु केतु अच्छा फल देते हैं। वो खाना नंबर 4 में बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे वहाँ बुराई करने से मना नहीं करेंगे। और खाना नंबर 4 की दृष्टि खाना नंबर 10 पर जाती है, तो ये बुराई कहीं और कर सकते हैं पर खाना नंबर 4 में नहीं करेंगे। फिर कहते हैं ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वो मुसीबत में, मदद कोई ना हो जब करता आ ताड़े बुढ़ापे में। अब रात को जागें, जो चौथे घर के ग्रह हैं वो रात को जागते हैं। और रात को जागने वाले कौन होते हैं? वो रात को जो भी जागते हैं वो लोग बड़े होशियार होते हैं, कम रोशनी में भी उनको नज़र आता है, देखने वाले होते हैं। तो रात को जागने वाले
आँखों के बड़े होशियार होते हैं, और जब कोई भी ग्रह मदद ना करे, मुसीबत पड़ गई, तो चौथे घर का ग्रह मदद के लिए आगे आ जाएगा और उस इंसान को उस मुसीबत से, उस समस्या से निकाल लेगा। अब है एक अकेला ग्रह वह कोई घर चौथे जब बैठा हो, कोई भी एक ग्रह बैठा हो खाना नंबर 4 में, भले वो चंद्रमा का दुश्मन ही क्यों ना हो, फल बुरा न वह कभी देवे, वह बुरा फल कभी नहीं देगा, भले ही वो चंद्रमा का दुश्मन ही क्यों न हो। घर चौथा जब खुद हो खाली, आखिर उम्र तक उत्तम हो, चंद्र का फल घर ही देवे, ख्वाह चंद्र खुद नष्टी हो। मतलब अगर चंद्रमा का ये चौथा घर खाली हो तो लास्ट तक, उम्र के अंतिम पड़ाव तक चौथा घर उत्तम ही रहता है, किसी की ग्रह के ना होने से अच्छा ही रहता है। चौथा घर बड़ी शांति, बड़ा आनंद का कारक बनता है। पर चौथे घर में अगर कोई ग्रह आता है तो उसकी तासीर चंद्रमा की होगी। चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा होगा वैसा उसकी तासीर हो जाएगी। अब सोच लो, चौथे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो 8 में चंद्रमा नीच हो जाता है, तो चौथे घर की तासीर भी नीचता वाली होगी। पर अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, उस समय चंद्रमा दूसरे घर में, उच्च के घर में बैठ गया है, धन दौलत देने वाले घर में बैठ गया है, तो चौथे घर में बैठा ग्रह भी उच्च की तासीर लेकर बैठेगा। और चूंकि चंद्रमा धन देने के लिए बैठा है तो ये धन देने के लिए बैठ जाएगा। 8वें घर में था तो 8वें घर में चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोग बड़े शक्की मिजाज के होते हैं। गुप्त विद्या की ओर उनका आकर्षण बहुत होता है, और अगर वो किसी तरह सरकारी महकमे में चले जाएं तो 2 नंबर का पैसा निकालने में बड़े माहिर होते हैं और पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि गुप्त है ना, गुप्त कार्य करेंगे, छिप कर लेना, छिप कर करना, और उसमें माहिर होते हैं। तो अब चौथे घर का ग्रह वैसा ही हो जाएगा जैसा चंद्रमा 8वें घर में हो गया है, तासीर हो गई वैसी। दूसरे घर में चंद्रमा नेक है, धर्मात्मा है, धर्म के घर में, मंदिर के घर में आया है, उच्च का है, तो चौथे घर का ग्रह वैसा ही हो जाएगा। लगन में चंद्रमा, बृहस्पति चौथे में और चंद्रमा 8वें में हो, हाँ, तो बृहस्पति भी नीच हो जाएगा। अब बृहस्पति जो है यानी दादा, बाप दादे, तो उन लोगों ने 2 नंबर का पैसा जरूर कमाया। गुप्त विद्या के जानकार रहे, धन अर्जित किया, लेकिन 8वें घर की तासीर उनके अंदर आ गई, उस ग्रह के अंदर जो चौथे घर में बैठा। बृहस्पति बैठा उच्च का, लेकिन उच्च के बृहस्पति का फल कैसा हो गया? गुप्त विद्या की ओर खींचने वाला। तो अगर इंसान नेक हुआ तो ज्योतिष भी गुप्त विद्या है, वास्तु भी गुप्त विद्या है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो गुप्त आविष्कार करते हैं ना, तो अच्छे रास्ते चला गया। तो अच्छा और बुरा रास्ता कौन सा पकड़ा उस हिसाब से है, लेकिन गुप्त कार्य करेगा जरूर छिप कर। उसके पास बेईमानी से धन कमाने के बहुत मौके आएंगे और हो सकता है वो कमाए भी। ठीक है, और कुछ पूछना है? बस यही था। तो चौथे घर में जो भी ग्रह आएगा उसकी तासीर चंद्रमा की होगी, लेकिन असर कहाँ जाएगा? शनि जहाँ बैठा हो। अब मान लो इसी उदाहरण में लेते हैं कि चौथे घर में बृहस्पति है और 8वें में चंद्रमा बैठा है और शनि तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर का शनि रुपए पैसे की दिक्कत देता है, कंगाली देता है। ठीक है, इंसान बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के ज़मीन वगैरह जायदाद खरीदता है। हाँ, उस शनि 3 वाले का जायदाद ज़मीन होगा ना, वो बेहिसाब होगा, कोई सोचेगा नहीं, बस लेना है, हाँ चलो ले लो, कर्जा करके लेना है ले लो, ज़मीन अच्छी है हाँ ले लो, अरे तू क्या करेगा इसका, ये छोड़ो यार ज़मीन ले लो,
उसके दिमाग इस तरह का होता है, शनि 3 वाले, और रुपये पैसे की कमी होती है। तो अब बृहस्पति जो चौथे घर में थे, उनकी तासीर चंद्रमा की थी, उन्होंने पैसा कमाया 2 नंबर, पर कितना भी पैसा क्यों ना कमाया, लेकिन हाथ में कुछ बचता नहीं था। जमीन ज़्यादा थी, पैसा नहीं था, ये हाल हो गया। ठीक है। अब इस व्यक्ति का शनि कोई दूसरे जैसे कि 10वें में हो तो तो अच्छा फल देगा। अब 10वां घर शनि का, शनि अपने पक्के घर में, और 10वां घर है कार्य क्षेत्र। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये पैसा जो आएगा इनकी कमाई का, वो ये लोग अपने बिजनेस में, कारोबार में लगाएंगे, और लगा लगा के खूब धन कमाएंगे। हाँ, सारा पैसा जो भी आएगा वो बिजनेस में डालते जाएंगे, व्यापार में डालते जाएंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में लगा लगा के अपने कार्य को और अच्छा करते जाएंगे, ऊंचा कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठे हों, चौथे घर के फल वैसे ही होते हैं। चौथा घर बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य की खासियत लेकर बैठा है। जैसा कुंडली में ये तीनों ग्रह होंगे, वैसा ही चौथा घर के फल मिलेंगे। चौथे घर के ग्रह असर रात को दिया करते हैं। चौथे घर के में अगर कोई ग्रह है और उससे संबंधित काम करे कोई, उस व्यक्ति को वह काम रात में करना चाहिए, क्योंकि रात में ही वह ग्रह जागकर उसको मदद देगा। और चौथे घर के ग्रह मददगार होते हैं। जब कोई भी मदद ना दे तो चौथे घर के ग्रह मददगार होकर मदद दिया करते हैं। भले राहु केतु दुश्मन ग्रह को भी मदद करते हैं। हाँ जी, मदद करते हैं। पाप ग्रह हैं, वो अच्छा फल देंगे या ना देंगे इसकी शर्त नहीं है, पर चौथे घर में आकर वो बुरा फल तो नहीं देंगे, यह बात भी ध्यान रखनी है। ओके। आप कुंडली में समझा दो क्या बात? जी अवश्य। तब तक, जब तक कि मैं ये सब थोड़ा फ्रेश कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि कुंडली में पहले घर में अगर सूरज बैठा है, 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, और 8वें घर में बुध बैठा है, तो बृहस्पति कैसा होगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर आंख है ना, पहले घर के लगन वाले ग्रह की आंख है, तो वो दुश्मन ग्रह बैठा है बृहस्पति का बुध। तो सूरज बुध के चश्मे से देखेगा। सूरज बुध के चश्मे से बृहस्पति को देखेगा, अपने दोस्त को भी खराब कर देगा, है ना। बिल मुकाबिल हो गए। बिल मुकाबिल ऐसा ही होता है ना, ये भी एक बिल मुकाबिल ही है। श्री राम। मैंने सुना बिल मुकाबिल में 6ठे में शुक्र हो और 7वें में सूरज हो तो भी बिल मुकाबिल हो जाता है। 7वें में सूरज और बुध हो, बिल मुकाबिल होगा तब ना। सूरज बुध आपस में दुश्मन हो जाए। अकेला सूरज हो, हाँ, और 6ठे में शुक्र हो। इन लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है क्या? राशि परिवर्तन हुआ हो? नहीं किया। यहाँ पर देखिए, चौथे घर में बुध है, ठीक है। पहले घर में चंद्रमा है और शनि है 11वें घर में।
चौथे घर में जो भी ग्रह आएगा उसकी तासीर चंद्रमा की होगी और असर उस घर में जाएगा जहाँ शनि बैठे होंगे। इस घर में जो बुध है वो चौथे घर में बैठा है, चंद्रमा लगन में है और शनि 11वें भाव में है। तो बुध की तासीर चंद्र की होगी। चंद्रमा पहले घर में जैसा होगा बुध वैसा हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि वैसी होगी। और शनि जिस घर में बैठा है उस घर में वो सारा असर चला जाएगा उठकर। तो यहाँ पर चंद्रमा लगन में हो तो शिक्षा से लाभ होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या फायदेमंद होती है। तो ये सारा असर बुध में गया। तो अब इस इंसान का, बुध मतलब बुद्धि, उसकी विद्या बहुत अच्छी होगी और वो कमाई करेगा किससे? शिक्षा के माध्यम से। और असर जाएगा 11वें घर में लाभ भाव में, तो उस कमाई से उसको बहुत लाभ होगा। बुध 4 है, चंद्रमा 1 है, तो लाभ होगा शिक्षा के माध्यम से, खुद की शिक्षा से। चंद्रमा वहाँ लगन में आएगा तो चंद्रमा जब खाना नंबर 1 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चंद्रमा जब खाना नंबर 1 में होते हैं तो उनकी क्या तासीर होती है। तो उस तासीर को खाना नंबर 4 वाले ग्रह पर डाल देना है, बस यही करना है इसमें। और वो जो सारा असर मिला जुला कर होगा वो कहाँ जाएगा? तो शनि देखना है कि कहाँ बैठा है, वहाँ जाएगा। शनि अगर 8 नंबर में बैठ गया तो बर्बाद हो गया सब कुछ, शिक्षा का सारा जो भी पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। 3 नंबर में गया तो वो जाने का दरवाज़ा है, वहाँ धन की कमी करने का स्थान है शनि की, तो वहाँ जाकर वो भी खराब हो जाएगा। शनि अच्छे कहाँ कहाँ हैं? 9 में अच्छे हैं, 10 में अच्छे हैं, 11 में अच्छे हैं। तो वहाँ पर अगर कुंडली में आ गया है शनि तो बहुत अच्छा फल हो जाए। अब और उदाहरण दें। इस बात का ध्यान रखना है, चौथे घर का असर वहीं जाना है जिस घर में शनि बैठा हो। चौथे घर में तो अपना फल देगा ही। बुध 4 में माँ को कष्ट तो होना ही है, क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु मानते हैं। बुध 4 राजयोग है, धन कमाएगा खूब, धन तो ये जातक कमाएगा, लेकिन माँ को कष्ट होगा। पर इस बुध के जो असरात होंगे वो कैसे होंगे? कि चंद्रमा के हिसाब से होंगे। चंद्र नेक है, अच्छा है, तो यह बुध अपना अच्छा सारा फल शनि जिस घर में बैठा उस घर में डाल देगा। शनि पे नहीं डालेगा, शनि जिस घर में है, लाभ भाव में बैठा है तो लाभ देगा। अब मान लो सूरज बैठ जाए खाना नंबर 4 में, यहाँ हटा देते हैं, सूरज खाना नंबर 4 में बैठ जाए, ये दिख नहीं रहा भैया, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आ रही आवाज? अभी भी नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, सूरज मान लो खाना नंबर 4 में बैठा हो, खाना नंबर 4 में सूरज बैठा हो। लाल किताब कहती है रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, ऐसा इंसान रेशम का कीड़ा जैसा होता है। रेशम का कीड़ा क्या? रेशम रेशम बनाता रहता है, मर के भी रेशम ही बन जाता है। इको कट रहा है क्या? आवाज कट रहा है, इको बना रहा है, आवाज इको आ रहा है। हमारी तरफ से इको हो रहा है कि किसी और के कारण हो रहा है? देख लो। खाना नंबर 4 में सूरज होता है तो ऐसा इंसान जोड़ जोड़ कर पैसा कमाता है और अपने घर में लाकर रखता है, अपने परिवार पे खर्च करता है।
खासकर पुत्र मोह सबसे ज़्यादा होता है सूर्य 4 वाले को। बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, वो बहुत कुछ छोड़ कर जाता है अपने बेटे के लिए। अपने ऊपर खर्च बहुत ही कम करेगा, पर अपने परिवार के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना सब कुछ करेगा। दुनिया में इस इंसान को लोग कंजूस समझेंगे, लेकिन ये इंसान कंजूस नहीं होता। ये अपने परिवार पर बहुत खर्च करता है और अपने परिवार के लिए सदा कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो सूरज 4 होगा तो इंसान जोड़ तोड़ के पैसा कमाने वाला होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सूरज 4 लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लिख नहीं रहा था, इस पर देखते हैं। लिख तो रखा है लेकिन वाइट कलर में लिख रहा था ये। सूरज 4 में आ जाए, ठीक है, तो ये इंसान जोड़ तोड़ कर धन कमाएगा। अब इसमें कुंडली में क्या दिख रहा है? सूरज 4 है, चंद्रमा 8वें घर में है। तो यहाँ नियम लागू होगा कि चौथे घर में जो ग्रह बैठेगा, अकेला ग्रह बैठेगा तो नेक असर ही देगा। ठीक है, पहले बात सुना। और यहाँ चंद्रमा जो है वो मुट्ठी के बाहर बैठा है, तो चौथे घर का ग्रह अच्छा फल ही देगा, भले 8वें 11वें में बैठ जाए चंद्रमा, खराब जगह पर बैठ जाए फिर भी, तो सूरज तो अच्छा फल देगा ही देगा। ठीक है, ये बात तय हो गया ना, सूरज अच्छा फल देगा। देखने का तरीका है, चौथे घर में अगर एक ग्रह बैठा हो तो चंद्रमा देखो पहले। चंद्रमा अगर मुट्ठी के बाहर खराब हालत में बैठ गया हो तो भी चौथे घर में अकेला बैठा ग्रह अच्छा फल ही देगा। तो ये सूरज क्या करेगा? खूब मेहनत करेगा, खूब पैसा कमाएगा। अब 8वें घर की तासीर चंद्रमा की लगेगी, मतलब पहले मैंने बताया 8वें घर में चंद्रमा, तो इंसान कैसा? चंद्र 8 वाला। चंद्र 8 वाला जो इंसान होगा वो गुप्त विद्या की ओर आकर्षण होगा उसका। टेबल के नीचे से पैसा लेने वाला इंसान, छिप के काम करने वाला। रिश्वत छिप कर ली जाती है, 2 नंबर का काम छिपकर किया जाता है, गुप्त विद्या के कार्य छिपकर किए जाते हैं, वैज्ञानिक शोध जो करते हैं वो सब अकेले में एकांत में होते हैं। तो जो भी काम एकांत में होते हैं वो सब चंद्रमा 8 वाले की खासियत होती है, वो अकेले में करने का ख्याल रखने वाला इंसान होता है। ठीक है, तो यह व्यक्ति क्या करेगा कि गुप्त विद्या से संबंधित काम करेगा, 2 नंबर का पैसा कमाएगा और कमा कर क्या करेगा? चांदी के इसमें असर देगा 11वें नंबर। हाँ, तो धन अर्जित करेगा, और चूंकि 11वें नंबर में शनि है, लाभ भाव में है, तो इस व्यक्ति को लाभ होता जाएगा। और सूरज वो खुद भी है, सूरज वो खुद है ना, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। इस तरह से चंद्र भले 8वें घर में बैठे तो भी। 11वें भाव का उदाहरण लीजिए तो। क्या? चंद्रमा को 11वें भाव में लेके उदाहरण दीजिए तो। अब लो जी, चंद्रमा 11वें भाव में ले जाओ और शनि को 8वें में ले लीजिए। आज तो सब बर्बाद करवा दोगे। ये तो समझने में ही आ रहा है कि सब बर्बाद हो जाएगा। 8वां घर किसका है? मौत का, नुकसान का। अब क्या है, चंद्रमा 11वें भाव में है, ठीक है, तो चंद्रमा 11वें भाव में होता है तो इंसान कैसा होता है? चंद्र 11 पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ऐसा इंसान सबके मिजाज का होता है। ऐसे इंसान को जीवन में बहुत नुकसान होता है। वो इंसान यदि शुक्रवार को शादी में चला जाए तो उसको नुकसान हो जाए, बुधवार को बहन के घर चला जाए तो उसको नुकसान होता है, शनिवार को मकान बना ले
तो उसको नुकसान होता है। शाम की संध्या राहु काल में अगर गुरु उपदेश सुने, सत्संग सुने, तो उसको नुकसान हो जाता है। तो ये सब सूरज को साथ होगा, पक्का होगा। पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है चंद्र 11 वाले, तो पैसे की दिक्कत हो जाएगी। चंद्र 11 चला गया तो वो चला गया है पहाड़ों पे, धन बहुत दूर है, धन मिलेगा थोड़ा बहुत, और वो धन भी जोड़ तोड़ के कुछ कमाएगा, सारा का सारा शनि कहाँ बैठा है वहां चला जाएगा, यानी नुकसान हो जाएगा। खाना नंबर 11 में चंद्रमा हो तो कहा गया है खूनी कुआं, फर्जी मक्खन, दिखावे का। चंद्रमा दिखावे का ही वहां बसता है। इसलिए इस हालत में इंसान धन कमाने के लिए काफी जद्दोजहद करेगा, पर वो धन उसके पास टिकेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। हम उदाहरण दे रहे हैं, शनि बिठा दो चौथे घर में, शनि उसी घर में बिठा दो, अब लो जी, चौथे घर में शनि बैठे हैं और चंद्रमा उसी 11वें घर में बैठे हैं। चौथे घर की तासीर क्या? चंद्रमा जैसा बैठा हो वैसी तासीर होगी। यहाँ पर चंद्र और शनि ने राशि परिवर्तन किया है, साथ ही ग्रह बने हुए हैं। शनि चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा शनि की राशि में है। खाना नंबर 4 में शनि आए तो वो चंद्रमा के फलों को खराब जरूर करता है। नियम था कि चौथे घर में जो ग्रह आएगा वो उसकी तासीर चंद्रमा की होगी। चंद्रमा मुट्ठी से बाहर भले 8वें 11वें में क्यों न बैठा हो, नष्ट ही क्यों न हो, लेकिन चौथे घर का ग्रह बुरा फल नहीं देगा। दूसरा नियम यह था कि साथी ग्रह एक दूसरे के घर को खराब नहीं करते हैं। लेकिन अब इसमें आपको ये समझना होगा कि शनि चौथे घर में आएगा तो शनि है जहर, विष, चौथा घर है दूध। शनि काला रंग है, चौथा घर है जल। जल में काला रंग मिल गया, काला रंग मिल ही गया, तो अब चौथा घर है माँ, तो माँ को बहुत कष्ट आएगा ही आएगा। माँ को क्या होगा? चौथा घर पेट है, पढ़ा था अभी पेट, तो माँ के पेट में खराबी हो जाएगी। माँ को भूख कम लगेगी। शनि है टांग का, पैर का कारक, टांग, टांग जो हमारा होता है उसका कारक। माँ को चलने फिरने में दिक्कत होगी। यहाँ शनि बैठ के आंख का ऑपरेशन भी करवा देता है। चौथा घर शांति का है, तो माँ की शांति, नींद हराम हो सकती है। अब 11वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, 11वां घर क्या है? हमारे शरीर का कुल्हा। तो अब माँ को 11वें घर में चंद्रमा है तो चंद्रमा के साथ क्या होगा? चंद्रमा यानी माँ को वहां भी कुल्हे की परेशानी भी हो सकती है। अब चौथा घर होता तो लाभ स्थान है, और 4 नंबर में शनि जब आता है तो शनि वहां आकर बनता है मौसा, यानी हमारी माँ की बहन का पति, मौसा। ठीक है। खाना नंबर 4 में जो शनि बैठा है तासीर इसकी चंद्र की होनी है। तो अब जातक का मौसा क्या करेगा? मकान बहुत सारे बना लेगा, उसका कारोबार भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। सारा लाभ शनि को मिलने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा बैठा है, तासीर चंद्रमा की होनी है, लाभ मिलना है किसको? शनि को। लाभ भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो लाभ मिलना है शनि को।
तो शनि को लाभ मिलेगा, यानी चचा को मिलेगा। और शनि है मकान के कारक, शनि है कारोबार के कारक, ठीक है। तो चचे का कारोबार, सॉरी मौसे का, हाँ शनि चौथे घर में मौसा बनते हैं, तो मौसे का कारोबार, मौसे का मकान खूब अच्छा होगा, मकानों का कारोबार करता होगा, धन कमाता होगा। लेकिन इस जातक के साथ क्या होगा, शनि और चंद्र के मिलन से इसके घर में शीलन आएगी, बचत नहीं होगी, खराबियां होंगी घर में, शांति नहीं होगी घर में, घर से बाहर अच्छा लगेगा, घर में आने पर बुरा लगेगा, घर में रहना इसे पसंद नहीं होगा। ये कहेगा घर से बाहर ही मैं खुश रहता हूँ, घर में आकर बहुत तंग आ जाता हूँ, लोगों की बातें सुन सुनकर कलह होती है मेरे घर में। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि अब शनि और चंद्र का तो जो जातक है इसको क्या होगा कि ये कोई भी काम अगर करेगा ना तो इसको फायदा बहुत थोड़ा सा होगा, मार्जिन बहुत कम मिलेगा। तो इसको वही काम फलेगा जिसमें मार्जिन कम होता है, और मार्जिन कम होता है थोक वाले काम में। यदि ये व्यक्ति थोक वाला काम करेगा तभी कुछ पैसा कमा पाएगा। ज़्यादा पैसे की जिसमें मार्जिन हो वो वाला काम इसको नहीं फलेगा। पर जो भी थोक वाले व्यापारी होते हैं वो कम मार्जिन में काम करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना होगा। बाकी इस ऐसी स्थिति में जिसका शनि 4 हो, पैसा डूबता बहुत है। मजदूरी करेगा वो ही आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। मजदूरी बहुत करना है लेकिन कम पैसा मिलेगा, वो भी। हाँ, ये भी है कि मेहनत अधिक, धन कम मिलेगी। बस इसका यही है कि कम फल मिलने वाले कारोबार में मेहनत करता जाए तो अधिक धन कमा पाएगा। अधिक मेहनत करना पड़ेगा तब धन अधिक कमा पाएगा। यही चौथे घर की कहानी थी जो हमने पढ़ा। वास्तु में चौथा घर हमारे घर का ईशान्य कोण है, ठीक है। इस चौथे घर में बृहस्पति उच्च फल के होते हैं, मंगल नीच हो जाता है, मांगलिक हो जाता है इंसान। चौथे घर में राहु केतु आते हैं तो धर्मी हो जाते हैं, ठीक है। चौथे घर में यदि सूर्य, बृहस्पति और मंगल तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक जब माँ के गर्भ में आते हैं उसी समय से ही खानदान में बरकत होने लगती है। चौथा घर है दिल की शांति, ठीक है। चौथा घर क्या है? दिल की शांति। चौथा घर खाना नंबर 10 का आंगन है और इसके न्यायाधीश शनि हैं। चौथे घर में शुक्र, मंगल, बुध और केतु, ये 3 ग्रह राशि फल के होते हैं। बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा कुंडली में जैसा होगा चौथा घर का हाल वैसा होगा, ठीक है। इस घर में बृहस्पति, ग्रह का हाल नहीं, घर का हाल वैसा होगा। घर का हाल होगा, हाँ, नहीं, घर का हाल होगा जैसा सूरज। मतलब अगर चौथा घर खाली है तो आपको सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा को देखना है तो चौथा घर वैसा ही होगा। शनि के आने से चौथा घर कैसा हो गया, ये बात अभी हुई कि शनि चौथे घर में आएंगे। शनि क्या है? काला रंग है, शनि है स्याही, शनि है जहर, शनि है भंगार, लोहा, लक्कड़। चौथा घर क्या है? शांति का स्थान, माँ की गोद। अब माँ की गोद में आप ये सब चीज़ रख के तो देखो, लोहा, लक्कड़। घर की शांति में स्थान में आप जहरीली चीज़ें रख दो तो घर की शांति गायब हो जाती है। चौथा घर बचत का है, शनि के वहाँ आने से बचत नहीं हो पाती क्योंकि शनि है तो चंद्रमा का शत्रु ही ना। आखिर शत्रु ग्रह जब भी किसी घर में जाता है तो उस घर के फलों को खराब ही करता है।
तो शनि इस घर में आके खराब करेगा। भले चंद्रमा का जो रूल लागू होगा कि चंद्रमा किसी भी घर में बैठ जाए मुट्ठी के बाहर, भले 8वें 11वें में बैठ के नष्ट ही हो क्यों ना हो गया हो, लेकिन चौथे घर के ग्रह अच्छे रहेंगे, अच्छे फल देंगे। तो शनि के इस व्यक्ति को अच्छे फल मिल सकते हैं, पर शनि की खासियत जो बताया गया कि कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा तो लाभ हो जाएगा। और ये फायदा किसको जा रहा था? शनि चौथे घर में मौसा, चंद्रमा 11वें घर में बैठ गया तो तासीर सारी के सारी शनि ले गए, मौसे को लाभ हो गया, अपने को खुद को लाभ नहीं हुआ। शनि 4, शनि क्या है? दीवाल, मकान। और चौथा घर क्या है? जल का स्थान है, चंद्रमा जल का कारक है, तो मकान में सीलन, जल आ जाएगा। ठीक है, नल से पानी टपकना, यह भी शनि 4 के कारण हो सकता है। पानी की मोटरें खराब हो जाना, शनि 4 के कारण। मशीन शनि की, जल चंद्रमा का, तो पानी की मोटर खराब हो जाना, यह कारक है। तो यहाँ पर हमने सुना शनि आया तो वो बना रिश्तेदार में कौन? मौसा। ठीक है, राहु आएगा तो हमारी माँ का छोटा भाई, हमारा छोटा मामा। केतु आए, आवाज कट रही है, फिर से एक बार बताइए क्या? हाँ, ये अपने राहु आए तो माँ का छोटा भाई, संबंधी होगा माँ का छोटा भाई, बड़ा भाई नहीं, माँ का छोटा भाई। मंगल आए तो माँ का बड़ा भाई, बड़ा मामा। और राहु आए तो छोटा मामा। केतु अगर चौथे घर में मिले तो अपना मौसेरा भाई यानी अपनी मासी का बेटा, उसको इंडिकेट करेगा। बुध आएगा तो मौसी की लड़की, केतु आए तो मौसी का लड़का, बुध आए तो मौसी की लड़की। चंद्रमा आए तो माँ, खुद माँ और मौसी भी। सूरज सासू माँ पर ना? नहीं, चौथे घर में नहीं। चौथे घर में चंद्रमा माँ, माँ का कारक है। मौसी भी माँ समान होती है, मौसी का कारक है। चौथे घर में यदि सूरज आएगा तो व्यक्ति जातक खुद होगा, और यह जातक कैसा होगा कि अपने मुंह का रोटी भी अपने बच्चों को खिला दे, ऐसा होगा। खुद भूखा रहकर भी अपने बच्चों को पालने वाला इंसान, बच्चों के मोह ममता वाला इंसान। बृहस्पति आएगा, बृहस्पति इस घर में उच्च होते हैं तो पूर्ण ब्रह्म, अपने परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जो पूर्ण धर्मात्मा हुआ हो, कोई तो होगा कुल खानदान में। ठीक है, राजा को भी इंडिकेट करता है चौथे घर में बृहस्पति। अब कोई ग्रह बाकी रह गया? सभी ग्रह की बातें हो गई, शुक्र की बात रह गई। शुक्र आएगा तो यार चरित्र थोड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, चौथे घर में शुक्र के आना, चंद्रमा के साथ हो या अकेला शुक्र क्यों न बैठ जाए, अब समझ लेना ऐसा इंसान कुछ तो गड़बड़ है इसके चरित्र में, बचना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि दुश्मन के घर में आकर, अब शुक्र तो शुक्र है, शुक्र का मतलब होता है विपरीत लिंगी। ठीक है, तो अब इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल रहे। चौथे घर से संबंधित बात हो गई है। अब देख लो, चौथे घर में चंद्रमा जो है चौथे घर का कारक है, और चंद्रमा के मसूनी कौन है? सूरज और बृहस्पति। चंद्रमा के मसूनी हैं सूरज और बृहस्पति। बृहस्पति है ऑक्सीजन, सूरज है हाइड्रोजन, गर्मी। गर्मी सूरज, बृहस्पति हवा। हवा और गर्मी मिलती है तो जल बरसता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो पानी बन जाता है, पानी है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा के मसूनी बने हैं सूरज और बृहस्पति। ठीक है, सूर्य किसका कारक होता है? सूर्य ज्ञान का कारक, और बृहस्पति उस ज्ञान को फैलाने वाला है, विस्तार करने वाला है। इसीलिए चौथे घर को चारों दिशाओं में
फल बैठता है, यानी कि 4 तरफ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चौथे घर से प्राप्त होता है। हमारा हृदय चौथा घर है, ठीक है, हमारा छाती का हिस्सा चौथा घर है। कोई बात पुरानी जो पिछली पढ़ाई हुई थी उसमें से पूछना हो तो पूछिए। चौथा घर बढ़ना बड़ा आसान है। पहले घर में कितने सारे रूल्स है, लेकिन चौथे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक रूल याद रखना है कि चौथे घर की तासीर, चौथे घर में बैठे ग्रह की तासीर चंद्रमा की होती है और असर चला जाता है उस घर में जहाँ शनि बैठा हो। अभी जो उदाहरण है इसमें शनि चौथे घर में ही बैठा है, तो शनि का जो भी असर है वो चौथे घर में ही आ जाने हैं। इसीलिए जातक को बहुत परेशानी होने वाली है। तो चंद्रमा 11वें घर में अच्छा नहीं होता। तो अब शनि की तासीर अच्छी नहीं रही और इसका सारा असर चौथे घर में ही आ जाना है, जातक के अपने घर में आ जाना है। शनि कारोबार है तो कारोबार में भी आना है। चंद्रमा कमजोर हो गया है तो धन बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो शनि जिस घर में बैठा है असर वहीं आना है, तो चौथे घर में ही मिला जुला का सारा असर आ गया। नियम याद करते जाइए, पढ़ते जाइए। जब सभी 12 घर हो जाएंगे, ग्रामर कंप्लीट होने लगेगा, आपको ग्रह समझ में आने लगेंगे और आपको ग्रहों के खेल समझ में आने लगेंगे कि कैसे जिंदगी के हालात हो जाया करते हैं। हम अच्छा समझते हैं पर बुरा दिख रहा होता है। आचार्य जी, एक वर्षफल कुंडली बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पूछ सकते हैं? पूछिए। ये जन्म तारीख है 7/7/2024 और समय है 8:26। तो इसमें वर्षफल बनाने का तो अपना चार्ट है, उस चार्ट से बनाना होता है। चार्ट बनाने से ही गलत आ रहा है, पर एस्ट्रोसेज उसका क्या तीसरे साल का निकालना है। अपने एस्ट्रोसेज में नहीं जाना है, चार्ट अपने को इसको देखकर बनाना है। एस्ट्रोसेज की बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। थोड़ा बताइए थोड़ा सा। अब कौन से साल का बनाना है? तीसरे साल का। देखो तीसरे साल की फहरिस्त आ गई। तीसरे साल की पहले घर का बता देता हूँ। तीसरे साल में पहले घर का ग्रह 9वें घर में जाएगा, चढ़ाओ बिठाओ। दूसरे घर का चौथे घर में बन जाएगा, ऐसे बैठा दो, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं बैठा है पर वो सब गलत आया इसके। ऐसे कैसे गलत आएगा? इसके हिसाब से जो बना है वो सही है, और बाकी सॉफ्टवेयर अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो गलत है, ये गलत नहीं है। चलो अभी बनाते हैं, थोड़ा अभी बनाते हैं, बना के आपको कुंडली के सभी ग्रह बताने पड़ेंगे। अब हम वर्चुअल मैच से बनाते हैं। चलो पहले घर में कौन सा ग्रह बोलो? पहला ग्रह खाली है, दूसरे में शनि है, तीसरे में राहु है, चौथे में मंगल है। इसमें मंगल पिट गया। पांचवें में जुपिटर है। हाँ जी। छठवें में सूरज है। अच्छा जी। सातवें में चंद्रमा, शुक्र और बुध है। 8वां खाली। 9वें में केतु है। 10, 11, 12 खाली। ठीक है, यही है। हाँ तो अभी पहला ग्रह 9वें में चला जाएगा। 9वें घर का पहले में आ जाएगा, तो 9वें में तो है नहीं। बताइए तो। ठीक है, अब उसमें है लिखा हुआ कि पहले घर का ग्रह ऐसे था ना कुंडली, शनि दूसरे में, राहु तीसरे में, मंगल चौथे में, बृहस्पति 5 में, सूरज 6 में, चंद्र शुक्र और बुध 7वें में और केतु 9वें भाव में बैठे। हाँ ठीक। तीसरे साल की कुंडली बनानी है। तीसरे साल ये तीसरा है लाइन। तो तीसरे में कहते हैं पहले घर का ग्रह 9वें में आएगा, दूसरा में घर बैठा है वो चौथे में आएगा, तीसरा का पहले में आएगा, चौथे का दूसरे में आएगा। ठीक है, तो दूसरे घर का चौथे में आएगा ना।
दूसरे घर का चौथे में ऐसे ही था। दूसरे घर का हाँ, दूसरे घर का चौथे में आएगा। दूसरे का चौथे में आएगा, तीसरे का पहले में आएगा, चौथे का फिर दूसरे में चला जाएगा। दूसरे में जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बन तो रहा है, आपको तो पता चल ही रहा है। पांचवें का जाएगा आठवें में, पांचवें का आठवें में जाएगा, छठे का तीसरे में जाएगा, पांचवें का आठवें में डाल दो, छठे का तीसरे में डाल दो, सातवें का जाएगा दसवें में और नौवें का सातवें में, सात का 10 में डाल दो, नौवें का किसमें था? सातवें में। सातवें में। लो जी, आपका वर्षफल तैयार है। अब आप एस्ट्रोसेज क्या बोलता है इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमें लाल किताब के ग्रामर में जो फहरिस्त दी गई है, लिस्ट दी गई है, हमें उस पर विश्वास रखना है। हो सकता है सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो गया हो, वैसे वहाँ पर भी सही बनता है लगभग, गलत तो नहीं देखा, पर हो सकता है वहाँ गलती हो गई हो। हमें प्रमाण लाल किताब से लेना है। नहीं, हमारे से ही गलती हुई थी। होती है बाकी एस्ट्रोसेज में पण आपका बरोबर है, एस्ट्रोसेज जैसे ही। ठीक है, धन्यवाद। आगे कोई प्रश्न? नहीं तो मैं नया विषय छेड़ूंगा। मांगलिक किसको बोलते हैं आचार्य? जब मंगल हमारे शरीर में बहुत तीव्र असर वाला होता है, वो मांगलिक है। वैदिक में लगन में मंगल हो, चौथे घर में हो, सातवें में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, तो इसको मांगलिक कहते हैं। पहले घर में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में। लाल किताब जो मांगलिक मानती है वो चौथे घर को ही मानती है। ठीक है। मंगल ग्रह को हमने इसमें पढ़ा था कि मंगल ग्रह दो तरह का है, नेक और बद। आपको बस ये समझना है कि मंगल नेक है या बद है। ठीक है। अगर मंगल नेक है तो चौथे घर में आकर भी वो मांगलिक नहीं होगा। अब इस मंगल की ही बात छेड़ लेते हैं कि मंगल चौथे घर में आकर मांगलिक है या नहीं, इसको हम कैसे समझेंगे? सूत्र हैं बहुत सारे। मंगल खराब कब होता है? मंगल खराब तब होता है जब इसको सूरज चंद्र की मदद नहीं मिल रही हो। ठीक है, ये सूत्र याद रखें। मंगल खराब कब होता है? जब मंगल को सूरज और चंद्रमा की मदद ना मिले तो मंगल खराब होता है। अब इंसान मांगलिक हो या ना हो, शादी विवाह में मांगलिक देखा जाता है। मंगल को सूरज और चंद्रमा की मदद ना मिली और भले कुंडली में मांगलिक नहीं दिख रहा है, फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंगल उसका खराब असर देने वाला है। मंगल होता है किरणें, सूरज की किरणें। अगर सूरज ही नहीं मंगल के पास है, मंगल की मदद दे, तो किरणों में ताकत नहीं रही। चंद्रमा 1, 4, 7, 10 से बाहर हो, खराब हो जाता। अभी नियम पढ़ा था चौथे घर का ना, चौथे घर में कोई ग्रह हो तब, अकेला बैठा हो तब। चंद्रमा 1, 4, 7, 10 से बाहर कहीं भी हो, नष्ट हो गया हो। ठीक है। तो चौथे घर का मंगल ठीक ही होगा। नियम ये है कि अगर चंद्रमा मुट्ठी के बाहर जाकर अगर खराब हो गया हो
तो चौथे घर का चंद्रमा का असर, जो चौथे घर में जो ग्रह आएगा, हाँ माफ करना, चौथे घर में जो ग्रह आएगा वो नेक असर वाला हो जाएगा। इस कुंडली में सामने जो दिख रहा है, इनकी कुंडली में जो इन्होंने अभी बताई, उसमें मंगल चौथे भाव में ही है, लेकिन चंद्रमा मुट्ठी के अंदर है और खराब हो रहा है। तो इस हिसाब से मंगल बुरे फल का हो गया, क्योंकि कुंडली के बाहर चंद्रमा खराब होता तब वो रूल लगता। कुंडली के मुट्ठी के घर के बाहर अगर खराब हो रहा होता तब वो रूल लगता, यहाँ मुट्ठी के अंदर ही है। ठीक है। अब ऐसे में अगर मंगल 4 हो और सूरज कहीं से छठे घर में बैठ जाए तो भी मांगलिक नहीं होता। तो यहाँ पर सूरज की मदद मिली। देखो सूरज छठे घर में बैठा हुआ है, तो अब यह इंसान मांगलिक नहीं रहा। या दूसरी और एक कंडीशन है कि तीसरे घर में सूरज चंद्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए तो भी मंगल खराब नहीं रहता। तो यहाँ तो तीसरे घर में ऐसा कोई है नहीं, पर अगर होता तो भी मंगल 4 देकर मंगलिक नहीं बोलना है, क्योंकि मंगल को उसके मित्र ग्रहों की मदद मिल ही गई तीसरे में। या मंगल के साथ ही क्यों न सूरज बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, कि मंगलिक देखनी हो मंगल को, अगर चौथे घर में मंगल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है छठे में अगर सूरज आ जाए या सूरज मंगल के साथ बैठ जाए, ठीक है, या फिर मंगल के अपने घरों में, जैसे कि तीसरा घर है, 8वां घर है, यहाँ सूरज बैठ गया तो सूरज ने, या फिर पहले घर में बैठ गया तो पहले घर से सांझी दीवार से मदद हो जाएगी। तो किसी तरह से भी सूरज ने मंगल को मदद दे दी तो मंगल बद नहीं होगा। 8 में, 4 में, 3 में सूरज चंद्र बृहस्पति हो जाए, ठीक है, तो मंगल बद नहीं होगा। उसके जगह अगर पहले में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा से तो मदद मिलेगी। 12वें घर से भी चौथे घर की मदद मिलती है। 12वें घर में चंद्रमा बैठ जाए तो मंगल खराब नहीं होगा। अच्छा, सांझी दीवार कॉन्सेप्ट लगेगा ना, पहले में तीसरे में अगर चंद्रमा आ जाए या सूरज आ जाए तो। हाँ, और तीसरा घर मंगल का पक्का घर है ना। सूरज या चंद्रमा, मतलब कि मंगल को सूरज या चंद्रमा की किसी भी तरह से मदद मिलती है तो मांगलिक नहीं होगा, मंगल बद नहीं होगा। मांगलिक तो होगा लेकिन मंगल बद नहीं होगा, और मंगल बद नहीं होगा तो मांगलिक के बुरे असर नहीं होंगे। लाल किताब में मंगल बद और मंगल नेक ही होता है, यहाँ मांगलिक नहीं मानते हैं। चौथे घर में मंगल को मांगलिक लिखा है, लेकिन उसमें भी कहा गया है मंगल अगर नेक है तो बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी मंगल 4 बहुत खराब होता है, पानी में आग लगाने वाला होता है। माता, सास, जनानी, औरत, तीनों, माता, नानी, सास, जनानी, चारों को बुरा असर डालता है मंगल 4। ठीक है। चंद्रमा तीसरे, चौथे, 8वें, 9वें, 12वें में बैठ जाए तो भी मंगल 4 मांगलिक नहीं होता। इसके अलावा यदि कुंडली में यह भी लिखा हुआ है कि मंगल कब अच्छा हो जाता है, कुंडली में 2 दुश्मन ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो भी मंगल नेक हो जाता है, या 2 पापी ग्रह एक साथ बैठ जाए, राहु शनि एक साथ बैठ जाए, केतु शनि एक साथ बैठ जाए, बुध केतु एक साथ बैठा हो, लड़ाई हो रही है दुश्मन की, चंद्र बुध बैठा हो, शुक्र चंद्र बैठा हो, सब तो है इसमें कुंडली में देखो, तो भी मंगल बद नहीं होगा। अब मंगल बद और मंगल नेक दोनों कंडीशन को जोड़ना होता है। तो अगर कुंडली में मंगल नेक का कंडीशन भी है, मंगल बद का कंडीशन भी है, तो परसेंटेज देख लो कि मंगल अच्छा कितना % है और बुरा कितना % है। दोनों ही फल मिलेगा, नेक और बद दोनों के, प्लस माइनस नहीं होगा।
ठीक है। मांगलिक का कॉन्सेप्ट यही है कि मंगल को सूरज की मदद ना मिली तो मंगल खराब होगा, और उसके नियम हैं, थोड़े से लिख सकते हो। यदि मंगल को सूरज की मदद कब नहीं मिलेगी, ठीक है, यदि खाना नंबर 1 और 8 में मंगल है और उसके साथ सूरज नहीं है तो मंगल को सूरज की मदद नहीं मिलेगी। अगर खाना नंबर 7 में, 10 में या 12वें घर में सूर्य अकेला हो, 7 नंबर में, 10 नंबर में, 12वें नंबर में सूरज अकेला हो, 12वें नंबर में तो सूरज के साथ भले बुध क्यों ना बैठा हो, बुध बैठ जाए तब भी सूरज मंगल को मदद नहीं देगा। 5 में या 9 में, खाना नंबर 5 या 9 में सूरज के साथ अगर केतु बैठा हो तो सूरज मंगल को मदद नहीं देता। 6 या 12 में, खाना नंबर 6 या 12 में सूरज के साथ राहु बैठ जाए तो सूरज मंगल को मदद नहीं देता। खाना नंबर 7 में सूरज अकेला ना होकर बल्कि शुक्र के साथ बैठ गया, तब भी मंगल को सूरज की मदद नहीं मिलेगी। खाना नंबर 10 में सूरज के साथ यदि शनि बैठ जाए तो भी मंगल को सूरज की मदद नहीं मिलेगी। तो ये सारे रूल हैं कि मंगल को सूरज की मदद इनके कारण नहीं मिलती है। ऐसे में मंगल नेक नहीं हो पाता, क्योंकि मंगल ही सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। ठीक है, बाकी मंगल जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। खाना नंबर 1 क्या है बता सकते हैं आप? कुंडली खाना नंबर 1, तख्त बादशाह, हुजूर के कदम मुबारक। बुक में आप लोग खाना नंबर 1 निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इसको। स्वयं है, राजा का तख्त है। बोलिए बोलिए बोलिए, सही है। हाल चाल वर्तमान खाना नंबर 1। और घर में कौन सी डायरेक्शन है खाना नंबर 1? ईस्ट ओनली, पूर्व दिशा है ना। और क्या है अपने घर में जो ड्राइंग हॉल है वो भी खाना नंबर 1 है। अपना मकान भी खाना नंबर 1 है, घर की 4 दीवारी भी है खाना नंबर 1, है ना। अगर मान लो खाना नंबर 7 खाली हो और पहले घर में कोई ग्रह बैठा हो तो लाल किताब क्या कहती है कि 24वें साल या उस ग्रह का दुश्मन ग्रह वर्षफल में आएगा तो उसे ऐसे टक्कर मारेगा कि उसको 2 कदम भी चलने नहीं देगा। 24वें साल तख्त उलट जाएगी, सिंहासन का तख्त उलट जाएगा, यानी 24वें साल बहुत अधिक मुसीबत का साल होगा। तख्त उलटने का मतलब होता है राजशाही छीन जाना। ठीक है, जैसे आज का नेता हार जाए चुनाव, वो हाल। इसके बाद साल 24 से जितने आगे, 24 के बाद उम्र भर जब भी कोई भी ग्रह पहले घर में आएगा और वो देखेगा कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठा था वो मेरा दुश्मन है, तो उस दुश्मन ग्रह को मारेगा। वर्षफल में आया हुआ ग्रह उस ग्रह को मारेगा, ऐसा मारेगा कि 2 कदम भी न चलने देगा। अब नियम है, अगर मान लो किस्मत का ग्रह ढूंढना है तो क्या करना होगा? पहले घर में देखा जाएगा, वहां नहीं मिला तो 7वें में, 4वें में, 10वें में, फिर 9वें में, 9वें में, 3रे में, 11वें में, 5वें में, है ना। फिर दूसरे, छठे, 12वें, 8वें में देखना। तो पहले घर का 7वें घर से क्या संबंध है? पहला घर राजा है तो 7वां घर वजीर है।
7वां घर उसका मंत्री है, ठीक है। पहले घर और 8वें घर में क्या संबंध है? पहला घर पहले घर वाला ग्रह की आंखें है, 8वां 8वां घर, आंखें 8वें है ना। 8वें घर में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह का चश्मा राजा पहन लेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। और पहले घर 8वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो राजा चश्मा नहीं पहनेगा, अपनी आंखों से देखेगा। 8वें घर में कोई प्लानेट आ जाएगा तो उस प्लानेट की आंखों से देखेगा। पहले और 11वें में क्या संबंध है? पहला घर वो रहेगा, 11वां घर पैर होगा, और 11वां घर अगर खाली होगा तो बुध के परिणाम जैसे परिणाम देगा। बुध की चाल से चलेगा, है ना, जैसा बुध चल रहा होगा वैसा चलेगा। अब अगर टेवे में एक से ज्यादा ग्रह पहले घर में बैठ गए और नर ग्रह हैं, अगर एक से, हाँ वो स्त्री ग्रह के असर देंगे, और 7वें घर में 2 से ज्यादा स्त्री ग्रह हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुंडली दिख रही है इसमें 2 स्त्री ग्रह बैठे हैं, शुक्र और चंद्र, तो यहाँ ये नियम लागू हो जाती है ना। लगन अगर खाली होगा तो 7वें घर का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा, है ना। ओके, तो पहले घर की कहानी यही है कि रवि शनि बुध मंगल है कि लग्न में अगर एक से ज्यादा ग्रह हो, 3-4 ग्रह हो, और 7वें में एक ही ग्रह है तो 7वें ग्रह की जड़ कट जाएगी। अकेला बैठा हो तो उसकी जड़ कट जाएगी। 2 ग्रह बैठे हो 7वें में तो वहां ये रूल नहीं लगेगा कि जड़ कटेगी, हाँ उसमें लिखा है अकेला ग्रह हो तो जड़ कटेगी। बाकी 7वें घर में अगर 2 ग्रह आ गए तो अब क्या होगा कि 2 मंत्री तो मिल गए, फिर भी दोनों की हालत ठीक नहीं रहेगी। वो 8वां घर और 7वें घर को देखना पड़ेगा। 7वें 8वें घर में अगर दोस्ती है, 7वें 8वें घर में बैठे प्लानेट में अगर दोस्ती है तो पहले घर में भले ही दुश्मन बैठा हो लेकिन 7वें घर को दोस्त की नज़र से देखेगा, ठीक है। और 7वें 8वें में अगर दुश्मनी हो रही है, 7वें घर में और 8वें घर में बैठे ग्रहों में अगर दुश्मनी हो रही है तो पहले घर का बैठा ग्रह 7वें घर के बैठे को दुश्मन की नज़र से देखेगा, भले वो दोस्त हो, ठीक है। अगर पहले घर और 11वें घर में बैठा ग्रह दुश्मन होंगे आपस में तो वो चलने ठीक से चलने नहीं देगा, ठीक है। और पहले और 8वें घर में अगर दुश्मनी होगी तो एक तो टक्कर पड़ती है पहले से 8वें को, दूसरा क्या 8वें घर का ग्रह पहले घर के ग्रह को ठीक से देखने नहीं देगा। ये भी होगा, मुझे तो दिखता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मतलब पहले 8वें में दुश्मनी चल रही है, ये बात तो 11वां घर भी रहेगा तो हाँ जी 8वें घर का चश्मा पहनना है ना उसको, वो जैसा दिखाएगा वैसा देखना है। 8वां घर खाली होना ही अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, दूसरे घर की बात पढ़ लें फिर से। पहला घर कैसे जगता है? मंगल से। मंगल से जगता है ना पहला घर। हाँ जी मंगल से जगता है। मंगल की चीज आप गले में धारण कर लो, पहला घर जाग जाएगा। तो लाल कलर का धागा बांध ले दो, जी हाँ कलर का, बिल्कुल। लाल कपड़े लाल कपड़े पहन लो। आप तो बोल रहे थे कि वो आनापन चाहिए, बोले आदमी अगल बगल में आने जैसापन हो, तो आना मतलब जैसे वो 11वें में बैठा है तो कैसे पहले में आएगा, 9वें में है तो पहले में कैसा आएगा? नहीं, पहला घर मंगल से जगता है, आप मंगल धारण करो जग जाएगा कहीं बैठा हो, क्योंकि पहले घर में मंगल के असर तो आने ही है कि मंगल कहीं भी बैठा हो, सूरज मंगल कुंडली में कहीं भी बैठे हो पहले घर में उसके असर आने ही आने हैं। उसके लिए ये नहीं देखना है, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि रवि शनि बुध मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, घर पहले फल वैसे ही घर पहले के उस टेवे में होते हैं, तो वो तो असर आने ही पहले घर में, उसके लिए नहीं चिंता नहीं करनी है। जिस घर में नहीं लिखा है असर आने का वहां देखना है कि पहुंच सकता है या नहीं, यहाँ तो पहुंच ही रहा है। तो सूरज मंगल
को धारण कर सकते हैं। अब अगर कुंडली पहले घर में कोई ग्रह बैठा हो तो मंगल धारण करें, ये सोचना पड़ता है। मान लो केतु बैठा है, सूरज को हम धारण कर सकते हैं। हाँ जी, सूरज धारण कर सकते हैं। तांबे का आप चयन पहन सकते हैं। तांबा सूरज मंगल का मिश्र धातु है, ठीक है, तांबे से भी हो जाएगा। और मूंगा जो रत्न है वो मंगल का है, तो आप मूंगे का लॉकेट पहन सकते हैं। गोल नहीं पहना ना, पर गोल आ जाएगा। और हाँ, मंगल की जो आकृति है वो चौकोर है, तो आप तांबे का लॉकेट पहनिए पर चौकोर पहन लीजिए, आकृति चौकोर रख लीजिए, तो भी अब मंगल आ गया आपके लगन में, आपका लगन जाग जाए। ठीक ठीक है। घर पक्का दूजा, गुरु ब्रह्म गाय स्थान है, गाय का स्थान है दूसरा घर, गौशाला का। और क्या है, मंदिर है, धर्म मंदिर। धर्म मंदिर कौन सा, जहां हम श्रद्धा से जाते हैं वो। खाना नंबर 9 भी धर्म स्थान है, खाना नंबर 11 भी धर्म स्थान है, खाना नंबर 2 भी धर्म स्थान है। खाना नंबर 11 गुरुद्वारा है, 9 नंबर तीर्थ स्थान भी है, 2 नंबर मंदिर है। 2 नंबर में क्या है कि जहाँ हमारी श्रद्धा हो उस मंदिर में हम जाते हैं ना, तो खाना नंबर 2 में जाते हैं। लेकिन हमारी कुल परंपरा से सब लोग हमारे जिस मंदिर में जाया करते थे, दादा दादी पिता माता, वो जो मंदिर होगा वो खाना नंबर 9 होता है। तो जब आप अपनी परंपरा के मंदिर में जाते हैं तो आपकी कुंडली के खाना नंबर 9 को जगा लेते हैं। लेकिन आपकी जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मंदिर में जाते हैं तो खाना नंबर 2 जागता है। और गुरुद्वारा पे जाते हैं तो खाना नंबर 11 जाग जाता है। ठीक है। इसके अलावा खाना नंबर 11 जो होता है वो मंदिर की प्रवेश द्वार भी है। जहाँ अपन आश्रम में जाएंगे तो उसको गुरुद्वारा बोलेंगे। हाँ, तो गुरुद्वारा ही है। अगर आश्रम है और गुरु जी का आश्रम है तब वो हमारे गुरुदेव का आश्रम है तो गुरुद्वारा है। तो वहाँ जाने से खाना नंबर 11 जाते हैं। और खाना नंबर 11 में अगर कोई चीज़ पहुँचानी है तो उसका एक तरीका यह भी है कि हम मंदिर की द्वार ड्योढ़ी, जो पहले दरवाज़ा आता है मंदिर का, वो खाना नंबर 11 है। तो वहाँ भी अगर आप कोई चीज़ वस्तु रख देते हो तो वो खाना नंबर 11 में पहुँच जाएगा। और मंदिर के अंदर रखते हो तो 2 नंबर में जाएगा। लेकिन अगर वही मंदिर आपके पूर्वजों का मंदिर है जहाँ वो लोग जाया करते थे तो खाना नंबर 9 का भी असर दे देगा। तो 9-2 दोनों जाग जाएंगे। हाँ, क्योंकि श्रद्धा भी तो वहाँ होगी। बिना श्रद्धा के जाओगे तो 2 नंबर नहीं होगा, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए मंदिर में जब भी उपाय करो तो श्रद्धा से करोगे तभी खाना नंबर 2 जागता है। और श्रद्धा से गुरुद्वारा जाएंगे तो 2 और 11 भी जग जाएंगे। यस, जगेंगे। 8वां घर, ये दूसरा घर है, वो घर का कौन सी दिशा होती है? कुंडली का दूसरा घर नॉर्थ वेस्ट होता है ना। तो ये जो खाना नंबर 2 पढ़ा था हमने उसको भी ध्यान रखना है, फिर से एक बार पढ़ लेना। ठीक है। खाना नंबर 2 में जो मालकियत है वो शुक्र और बृहस्पति की है। शुक्र की वो राशि है और बृहस्पति का वो पक्का घर है। ठीक है। हम जहाँ तिलक लगाते हैं वो स्थान खाना नंबर 2 है। तो आप जब तिलक लगाते हैं तब भी आप किसी न किसी ग्रह को खाना नंबर 2 में पहुँचा रहे होते हैं। आप किस ग्रह का तिलक लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको समझना होता है। ठीक है। इस घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, पर चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। ठीक है। यहाँ से इज्जत दौलत देखी जाती है खाना नंबर 2 से। यह गौ स्थान है। इस घर को ससुराल भी कहते हैं।
ससुराल का मकान भी खाना नंबर 2 से ही देखा जाता है। ससुराल के घर का हालात भी खाना नंबर 2 से देखा जाता है। स्त्री का धन जो हमको प्राप्त होता है, स्त्री धन यानी कि रिश्तेदारों से पाए या स्त्री का धन प्राप्त हो रहा है, वो खाना नंबर 2 से भी प्राप्त होता है। आगे खाना नंबर 3 पढ़ा था हमने। खाना 3 नंबर पढ़ा था कि यह खाना नंबर 3 धन दौलत के जाने का घर है, नुकसान का घर है। आप इसको वास्तव में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट समझ सकते हैं। चोरी, ठगी, बेईमानी होने की जो कंडीशन होगी वो खाना नंबर 3 से लागू हो जाएगी। खाना नंबर 8 मौत है, तो खाना नंबर 3 मौत का दरवाजा है। खाना नंबर 3 की जमीन किसकी है? बुध की, और यहाँ पक्की हैसियत मंगल की है। खाना नंबर 3 में मंगल आता है तो नेक फल देगा। खाना नंबर 3 में बुध आएगा तो उसकी तासीर मंगल की होगी, यानी पहले मंगल देखना पड़ेगा। खाना नंबर 3 का रंग खून के रंग जैसा है। और यहाँ कोई पर स्त्री ग्रह पर आ जाएगी तो नर ग्रह का हिसाब से फल देगी। स्त्री ग्रह हैं चंद्र और शुक्र। अपना वो शुक्र। हाँ, तो शुक्र आएगी तो पत्नी मिलेगी मर्दानी, और चंद्र आ गया तो माँ मिलेगी मर्दानी। ठीक है, मर्दानी का मतलब माँ मिली मर्दानी, यानी घर में माँ की चलती है, पिता की नहीं चलेगी। माँ का कहा चलता है, माँ मर्दानी हो गई। और शुक्र आ गया तीसरे घर में तो स्त्री कैसी आएगी? मर्द जैसी, यानी वक्त मुसीबत काम आने वाली, अपने पति के लिए दूसरों से लड़ जाने वाली, हिम्मत के मालिक हो, क्योंकि मंगल का घर है ना। चंद्रमा आए या शुक्र आए, मंगल के गुण तो उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो स्त्री ग्रह भी पुरुषों जैसा आचरण करेगा। स्त्री ग्रह में पुरुषों की सिफ्त आ जाएगी, बस स्त्री ग्रह पुरुष नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उनमें तासीर मंगल की घुस जाएगी ना, इसलिए। इतनी बात थी प्रभु। आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं? पहले जो पढ़े थे उसमें से 3 और 12 से वो मदद मिलती है ना। तीसरे घर में अगर अकेला ग्रह बैठा हो तो 12वें घर में भले ही उसमें दुश्मन बैठे हों, ठीक है, पर ये दोनों एक दूसरे के मददगार हो जाते हैं। तीसरे घर का ग्रह 12वें घर को बचाने की कोशिश करेगा, उसमें भले ही उसके दुश्मन ही क्यों न बैठे। 3 में चंद्रमा है, 12वें घर में सूरज और बुध बैठा है। बुध तो चंद्रमा का शत्रु ग्रह है, 12वें घर में खराबी करता है, लेकिन चंद्रमा बुध को बचाएगा, बुध में अच्छी तासीर लाएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। और सूरज तो चंद्र का मित्र है ही। मंगल बैठा है 12वें, मंगल बैठा है मान लो तीसरे घर में, केतु 12वें में बैठा है, तो मंगल केतु यहाँ पर दुश्मन नहीं रहेंगे, दोस्त हो जाएंगे। तीसरे में केतु आता है तो नीच हो जाता है। अगर मंगल बैठ जाए 12वें में तो क्या होगा? केतु की नीचता खत्म कर देगा। इस प्रकार से ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। तो 12वें घर का ग्रह भी तीसरे घर के ग्रह की मदद करता है, तीसरे घर का ग्रह भी 12वें घर के ग्रह की मदद करता है। जी, ये एक दूसरे के मददगार होते हैं। तीसरे घर जो है वो 11 नंबर घर का आंगन है, इसलिए तीसरे घर का मुंसिफ होगा बुध, न्याय करने वाला बुध होगा, फैसला बुध से होगा। ठीक है, दूसरा घर जो है वो 8वें घर का आंगन है, और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो इसका मुंसिफ होता है।
बोलिए जी, खाना नंबर 1 का मुंसिफ कौन होगा? शुक्र होगा। शुक्र होगा जी, ठीक है। खाना नंबर 4 का मुंसिफ कौन होगा? शनि होगा। शनि होगा, शनि होगा। ठीक है। आज की पढ़ाई यहीं पूरी करें कि और कुछ बात करना? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए कुछ। एक एक घर रोज पढ़ें तो ठीक रहेगा। वैसे आज हम 3, 4, 5, 6 3 घर पढ़ सकते थे, छोटे छोटे ही हैं। 5वें घर में कुछ बात अलग है। 5-6 की आपसी दुश्मनी होती है, 5-10 की आपसी दुश्मनी होती है, 6-10 की दुश्मनी होती है ना। इनके उपाय क्या हैं वो 5वें 6ठे वो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। पहला अगर 5 की मदद करता है ना आचार्य जी। हाँ, 5वां घर पे मदद जाती है। पहले घर को पहला घर 5वें की मदद करेगा। 5वें पहले घर में बैठा ग्रह 5वें घर के ग्रह की मदद करेगा, है ना। ये मदद वहां चलती है जहां दृष्टि संबंध ना हो। संबंध ना हो मतलब जहाँ पहले भी से सापेक्ष छठा, मदद। 8वां 12वां घर जुड़ जाएगा वहाँ मदद नहीं चलती। जैसे 2 से 6 नंबर देखो, 2, 3, 4, 5 घर है ना, छठा, तो दूसरे से छठे को मदद वाली बात नहीं चलेगी क्योंकि 6 नंबर आ गया, ठीक है। 4, 8 की नहीं चलेगी, 8 नंबर आ गया। 8 से 12 की नहीं चलेगी, 8, 12 दृष्टि संबंध बनता है। फिर भी जहाँ 6, 8, 12 आ गया वहाँ ये मदद वाली बात कैंसिल। राजू भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं यार, वो तो गुमसुम है। वास्तु कर रहे हैं क्या वो बैठ के? न्यूमरोलॉजी? अरे ओम, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं क्या आप? ना 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 तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। क्या कारण है? किम कारणम? उनका प्रश्न था वो मेरे को, मतलब थोड़ा ये 2 दिन पहले का था ना प्रश्न आपने किया था, वो मेरा विचार सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये 19 से 21 में कर्क हो तो कौन सा ग्रह का उपाय करना चाहिए? 19? जैसे उंगली का बताया था ना आपने, उंगलियों में राशि का। हाँ हाँ हाँ, घर की है वो, ग्रह की नहीं है। घर, हाँ जी। तो 19 से 21 में कर्क हो तो कौन सा ग्रह का उपाय करना ये चाहिए? 19 से 21 में कर्क क्या होता है? कर्क राशि 19 से 21 में कर्क राशि क्यों होगी? ये चंद्रमा का होता है। अब भाई आप लोग बताइए, 19 से लेकर 21 साल की उम्र में कुंडली का कौन सा घर जागेगा? बताइए, कौन बता सकते हैं? क्या गुरु की आयु है ना, तो गुरु की उम्र 16 से 21 थी। गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। बात यह है, क्या बोले? ग्रह की बात नहीं, घर की बात चल रही है कि 19वें साल या 21वें साल के बीच में जो भी ये बोल रहे हैं, कुंडली का कौन सा घर एक्टिवेट होगा? पहला घर 3 साल तक एक्टिवेट रहता है, पहला दूसरा 3 साल तक। दूसरा घर 6 साल की उम्र तक, 3 से 6, ठीक है। 1, 2, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, सॉरी हाँ, 3 से 6 नहीं, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9 तीसरा घर, 10, 11, 12वें साल 10वां घर, यही है ना। 13, 14, 15वें साल 11वां घर, 16, 17, 18 साल 12वां घर, 19, 20, 21 साल में चौथा घर जागेगा, ठीक है। तो चौथे घर में जो ग्रह बैठे होंगे जन्म कुंडली में,
वे सभी उपाय के काबिल हो जाएंगे। चौथा घर एक्टिवेट होने का मतलब है कि उसके घर का ईशान्य कोण में यदि कोई दोष है तो उस साल उसको बहुत बुरा फल देगा। और अगर उस साल में चौथे घर में ईशान्य कोण में अगर बहुत अच्छा बना रखा है, ईशान्य कोण अच्छा कर रखा है उसने, जैसा ग्रह दशा होनी चाहिए वहाँ उच्च के बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति को स्थापित कर रखा है, चंद्र को स्थापित कर रखा है, सूर्य को स्थापित कर रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है, तो और वो ग्रह अगर ठीक हालत में है तो वो जो 3 साल होंगे बहुत अच्छे जाएंगे। चौथा घर किसका है? दौलत का स्थान है, आकर टिकने का, खूब बचत होगी, घर की शांति का है, मकान बनेंगे, गाड़ी आएगा, सवारी का सुख होगा, ये सभी चीजें मिलेंगी। जीवन के जितने भौतिक सुख है सब मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब जागेंगे, ये हाल होंगे। अब बात रहे कि उपाय किसका करेंगे, तो कर्क का क्यों करेंगे भाई? राशि का तो उपाय करते नहीं, उसके ग्रह का उपाय होता है। चौथे घर का मालिक चंद्र है, अगर चौथा घर खाली हुआ तो चंद्रमा जहां कहीं बैठा होगा वो घर एक्टिवेट हो जाएगा, चौथा घर एक्टिवेट नहीं होगा। अगर खाली हुआ, खाली घर एक्टिवेट नहीं होता है। चौथा घर अगर खाली है तो चंद्रमा जिस घर में बैठा है वो घर एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस घर के उपाय होंगे। अब मान लो चौथे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है, ठीक है, और वो वहां पर जब मान लो बृहस्पति ही बैठा है जिसके उपाय नहीं हो सकते क्योंकि उच्च का है, तो उस साल उपाय कर सकते हैं। और जब कभी वास्तु करो तो घर जरूर देख लो कौन सा जागा हुआ है, उसी का दोष होगा, आपको मिलेगा उसके घर में उसी डायरेक्शन में खास, और उसमें बैठे हुए ग्रह होंगे, उनके अपने अपने पक्के घर से भी दोष की संभावना है, वे घर भी अच्छा या बुरा फल दे रहे होंगे। चौथे घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसी का उपाय करेंगे राजू भाई। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और आपने बताया था कि ये जो उंगलियों में होता है राशि, जो ये मतलब वास्तु क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरोलॉजी से भी आप इसका रंग जैसे कर सकते हैं, तो इसमें किस तरह से करना चाहिए रंग थेरेपी से? चौथे घर का रंग कौन सा बताया था अभी पढ़ते समय? चौथे घर का रंग है चांदी जैसा, ठीक है, चांदी का रंग लगा सकते हैं। कौन सी उंगली पे? सूरज की उंगली के पहले पोर, या अगर वहां पर कोई कुंडली में नेक अच्छा ग्रह बैठा हुआ है उसका रंग लगा सकते हैं। चौथे घर में जो ग्रह अच्छे माने जाते हैं वो अगर चौथे घर पे आ सकते हैं उनके रंग लगा दो। या आप किसी प्लैनेट को चौथे घर में पहुंचाना चाहते हो और वहां पहुंचने की स्थिति में वो है, सांझी दीवार के आसपास है, तो पहुंच जाइए, ठीक है। बढ़िया। मतलब ये हाथ के हिसाब से आपने बताया था कि हर ग्रह जो है 3 साल में एक्टिवेट होता है उंगलियों पे। हाँ, तो उस साल में उसका असर, उसका उपाय कर सकते हैं और राशि फल का हो जाता है। उस साल वो ग्रह पूरा अपना फल दे रहे होते हैं, तो हर एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो बुरे हैं कुंडली में तो उसके उपाय उस साल कर दोगे तो उपाय एकदम काम कर जाएगा, उसके जनरल उपाय भी काम कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है ये बात। अब जैसे पूरे 31 साल हो जाएंगे, फिर नए से फिर से पहला घर एक्टिवेट होगा, 37, 38, 39 पहला घर। फिर अगर वहां पर मंगल का कलर लगा दे तो पहला घर में पहला मंगल। अब वो देखिए आपके मंगल लगाना है कि क्या लगाना है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको रूल तो पता है ना, नियम आपको पता होना चाहिए। फिर आप देख लो कि अगर वहां उस ग्रह को बिठाने से अच्छाई मिलने वाली है तो आप बिठा दो, चिंता ना करो। वर्षफल में भले कहीं पर भी बैठा हो, वर्षफल में अगर वो बुरा असर देने के लिए बैठा है तो क्यों उसको बिठाएंगे, क्यों उसको जगाएंगे भाई? तो दोनों तरफ से देखना, क्रॉस चेक करना।
हाँ, मार खाना है। वही तो, अगर ये सब बिना वर्षफल का देखे और ये करने लग जाए तो हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना है, वर्षफल का बहुत ज़रूरी होता है उपाय देते समय। राजीव भाई को बताइए, राजीव भाई करेंगे देखिए। जन्म समय के ग्रह की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस ग्रह से संबंधित काम कर रहे हैं उसका भी दान नहीं करना चाहिए। कुंडली में उच्च के प्लानेट बैठे हों उसका दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। किस्मत का ग्रह अगर है, मिल गया आपको, उसका दान ना करें। और कुंडली में सबसे अधिक पावरफुल कोई ग्रह अगर आपको मिल रहा है ना, उसका दान ना करें। दान करने से पहले सावधान रहें। बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो, ठीक है, तो या फिर जैसे भी बैठा हो, यदि आप फ्री में एडवाइस देते हैं लोगों को, धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं, तो आपका बृहस्पति खराब हो सकता है। यदि आप सरकार से टैक्स चोरी करते हैं तो आपका सूरज खराब हो सकता है। अगर चंद्रमा का दान करने के लिए मना किया गया है तो आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं बिना सिले कपड़े दान नहीं करने। अगर मंगल आपका उच्च का बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो अपने खून का दान ना करें। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो आपको कभी भी दही का दान नहीं करना है, सिले सिलाए वस्त्र नहीं देने हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो किसी को लिखने पढ़ने की चीज़ें, बुक्स, कॉपी, पेंसिल आदि नहीं देने हैं। हरे रंग के साग सब्जी भी देने में सावधानी रखनी है, नहीं देनी है, क्योंकि बुध का दान नहीं करना आपको। आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दान ना करें। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो लोहे से संबंधित चीज़ें, मशीनरी वगैरह, तेल दान ना करें। और अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो खिलौने, कंबल, रंग बिरंगे चीज़ें जो केतु के आइटम हैं वो आप दान ना करो। सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति 7वें घर में हो, जो कि यहाँ पर आपका है, मेरा भी है, तो कपड़े का दान करने के लिए मना है। तो दान संबंधित कुछ बात ध्यान रखना है। ओपन बोले ना कि किसी फकीर से कोई चीज, वस्तु, ताबीज भी नहीं लेना। बुध 11वें भाव में बैठा हो तो फकीर से नहीं लेना। तो ये जैसे जैसे बातें आएंगी ना, तो आप लोग अपना नोट बना के रखो कि दान क्या नहीं देना। उसमें आप नई नई बात आएगी, आप जोड़ते जाना। सभी बातें याद नहीं रहती, जब पढ़ते हैं ना वो उसे चैप्टर आता है, ग्रह को इस दशा में देते हैं तो ध्यान आ जाता है। तो वो आप उसमें नोट्स आप अपने कॉपी पे लिखते जाओगे। दशा चक्र कैसे शुरू करते हैं याद है? सबसे पहले ये ढूंढा जाता है, लग्न में जो ग्रह होगा उसी। हाँ, दो तरह से लाल किताब में दशाएं लोग देखते हैं। मैं तो बता रहा हूँ 3-4 तरीके से देखते हैं। पहला विश्वांतरी से देखते हैं लोग। हमारे आचार्य ने हमें ये सिखाया था कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह से आपकी दशा शुरू होती है। पर यह दशा वैदिक की है, वैदिक में शुरू होती है, उसके नियम अलग हैं। अपने लाल किताब में वो अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि इससे भी काम सही चलता है, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा है, कुछ लोग जन्म समय के ग्रह से, जन्म समय का ग्रह जिस साल लगन में आएगा उसका हिसाब कैलकुलेशन करके दशा सिस्टम शुरू करते हैं। अब जन्म समय के ग्रह को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि जन्म समय का ग्रह कौन सा था। कई बार पूर्णिमा की रात है, अमावस्या की रात है, दिन में बादल छाए हुए हैं, है ना। तो अब सूर्यास्त कब हुआ, सूर्योदय कब हुआ, ये सारा कैलकुलेशन ठीक से लगाओ
तब जाके आप जन्म समय के ग्रह को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो इसमें समस्या आती है लोगों को, और तो फिर वो दशा चक्र चलाते ही नहीं, छोड़ देते हैं। उम्र वाला जो प्लानेट आता है कि भाई शनि पहले 6 साल, राहु पहले 6 साल, केतु 3 साल, उसी से वो लोग कैलकुलेशन लगाते हैं। पर लाल किताब का दशा सिस्टम अपने आप में यूनिक है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस साल कौन से ग्रह की दशा चल रही थी, उसकी अंतर्दशा कब चली और कब ग्रह एक्टिवेट हुआ और क्यों ऐसा फल मिला। तो एक और तरीका है, वो ये है कि किस्मत के ग्रह की तलाश की तरतीब से उस ग्रह को निकाल लो जिसके द्वारा दशा चक्र शुरू होना है। तो पहले घर का ग्रह पहले साल लगन में आएगा, 7वें घर का ग्रह 7वें साल, चौथे घर का 4थे साल, 10वें घर का 10वें साल आएगा। बाकी इसी प्रकार से सभी कुंडली में बैठे ग्रह जिस घर में बैठे हों उसी साल लगन में आते हैं, सिवाय 6 और 9 के। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। छठे घर का ग्रह 9वें साल लगन में आएगा और 9वें साल का ग्रह छठे साल लगन में आएगा। तो वहाँ से हम लोग दशा प्रणाली शुरू करते हैं और अंतरदशा भी निर्धारित करते हैं। कोई भी ग्रह अंतरदशा में आए या दशा सिस्टम में आ जाए, वो अपना पूरा फल जो जन्म कुंडली में है वो देता ही देता है, पक्का देता है, पक्के असर का होता है। ठीक है। दान देने वाली जो बातें हैं उसमें जैसे चंद्रमा छठे में हो, सूरज दूसरे भाव में हो, सूरज लगन में हो, ऐसे बहुत सारे दान देना, बृहस्पति पंचम भाव में हो, अलग अलग है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में कि बुध की गोली कैसे बनाते हैं और बड़े फायदे की होती है। पर लाल किताब में जो नियम लिखा है वो 9वें घर के बुध के लिए लिखा है, वो भी अकेला बैठा हो तो बुध का भेद निकाला जाता है। और बुध का भेद जिस प्लानेट ने ले रखा हो उस प्लानेट का कलर गोली के ऊपर चढ़ाई जाती है। अगर बुध अच्छा हो तो कांच की गोली दी जाती है, और अगर बुध खराब असर वाला साबित होता है तो लोहे की गोली ली जाती है। ये जनरल नियम है। ठीक है। अब बुध का भेद कैसे निकालते हैं ये कल सीखें। कल पढ़ेंगे कल। हाँ, बुध कल पढ़ेंगे। ठीक है। कल खाना नंबर 5 पढ़ेंगे। गोली बनाना सीखते हैं। ठीक है। हर खाना नंबर के असर को याद रखना है कि खाना नंबर 4 किस चीज़ का है, खाना नंबर 4 से क्या क्या देखा जाता है। जब हमें याद होगा कि खाना नंबर 4 से क्या देखा जाता है, 1 नंबर से क्या देखा जाता है, 3 से 2 से क्या क्या देखा जाता है, तो हम जान जाएंगे कि यदि दोस्त ग्रह उस घर में आया है तो उन चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, और दुश्मन ग्रह आएगा तो उन चीज़ों में कमी आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे कि जिंदगी के फलानी चीज़ें खराब क्यों थी और जिंदगी की इन चीज़ों में अच्छापन क्यों था। तो उसके लिए हमें हर घर की चीज़ों का ध्यान रखना है। चौथा घर मन की शांति, दिल की शांति, सुकून है, माँ की गोद है ना, दौलत है, जमीन जायदाद सब देखा जाता है घर में, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब चौथे घर से। घोड़ा कहा ना, घोड़ा किसका है, वाहन का प्रतीक है। तो आजकल तो घोड़ा नहीं होता है, तो आजकल गाड़ी होती है। तो गाड़ी का सुख, माँ का सुख चौथे घर से। चौथे घर में खराबी आई तो माँ को, मौसी को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि चौथा घर माँ मौसी का था। माँ का घर यानी नाना नानी का घर हुआ ना, माँ का घर तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। चौथे घर में प्रॉब्लम आई तो वहाँ जाएगा प्रॉब्लम। अपने घर की सुख शांति भी जाएगी चौथे घर से। चौथा घर याद रखना है।
तीसरा घर था भाई बहनों का, अंकल का, वहाँ याद रखना है। दूसरा घर ससुराल का था। साले बहनों तीसरा नंबर साले बहनों भी था। ओके, तो नोट्स बनाते रहिए। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, सभी ग्रहों के। नंबर 3 का वीडियो कभी अपलोड होने वाला है? हाँ, अब कर देता हूँ, आज कोशिश करता हूँ।